हेलो नमस्कार। अनुराग हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मेरा एक फार्मूला रहा है 4D का, ठीक है, और प्लस एच। 4D का मतलब कि पहला डी से है डिजायर। आपके मन में आया कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं जहाँ से आप अपने ईमानदारी से काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है, वरना टीचर्स तो बहुत कम लोग अब बनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें पावर नहीं है। उसमें क्या है, नॉलेज पावर है। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, मुझसे लगातार जुड़े रह रहे हैं। तो पहला डी के बारे में बता रहा था, डिजायर। आपके मन में उसकी डिजायर आई। फिर डायरेक्शन। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होंगे जो कि आपको डायरेक्ट कर रहे होंगे, और बहुत सारी किताबें हैं जो कि आपको डायरेक्ट कर रहे होंगे इस एग्ज़ाम को लेकर। तीसरा है डेडिकेशन, यही इस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथा है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में आपको रहकर पढ़ना है। जो भी आप टाइम टेबल बनाएं उसको एकदम फॉलो करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि हम लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो ठीक से नहीं करते हैं, और कई बार टाइम टेबल ही हमें चिढ़ाने लगता है कि इसको फॉलो करके दिखाओ। तो आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम टेबल नहीं बनाना है, कुल 5 घंटे के आसपास का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये तो 4D के बारे में मैंने बात किया। और एक है एच मतलब आपका हेल्थ भी बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सारा चीज़ कर लिए, लेकिन अगर हेल्दी नहीं रहेंगे, आप परीक्षा के चिंता में एकदम पतले दुबले होते जा रहे हैं, तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो हेल्दी भी रहना है। 4D और प्लस एच, इन सारी चीज़ों को आपको 1 महीना पूरा अच्छे से कंट्रोल करके रखना है, और तनाव नहीं लेना है एग्ज़ाम का। आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, बस उन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है जहाँ से परीक्षा में अक्सर दिक्कत होती है, और वही सफलता और असफलता के बीच के बिंदु होते हैं। तो उन्हीं पर हम डिस्कशन करें। चलते हैं, हम सिलेबस पर बात करते हैं। मैं थोड़ा सा उल्टा चलूँगा, ठीक है। पहले मैं संस्कृत साहित्य पर बात करूँगा, क्योंकि जो यूपी टीजीटी या पीजीटी, इसमें संस्कृत साहित्य का बहुत ही अहम रोल है। और कई बार देखने में आया है कि कई लोग विशुद्ध तरीके से बीए में भी संस्कृत पढ़ते हैं, कई लोग संस्कृत नहीं पढ़े रहते हैं, बाद में डिस्टेंस कोर्स से पढ़ाई करते हैं। तो इन दोनों लोगों को इस टॉपिक पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल संस्कृत साहित्य वाले ही मेरिट में उसको हाई और लो करते हैं, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य में खासतौर से अगर इसको बांटा जाए तो पहला साहित्य है और दूसरा व्याकरण है। साहित्य पर मैंने वीडियोज बनाया था, जो कि यूपी टीजीटी और पीजीटी इन दोनों में कॉमन टॉपिक्स थे। उन पर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया, जरूर उसको देखिए। जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें महाकाव्य, नाटक, ठीक है, और चंपू काव्य और गद्य, इन 3 विधाओं से ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि महाकाव्य में कौन कौन से फेमस जो महाकाव्य आपके सिलेबस में लगे हैं उनको देखना है, और बाकी उसमें कितना सर्ग हैं इसको भी क्रम वाइज याद रखना है। और फिर जो उसके कवि हैं, महाकवि हैं, उनसे जुड़ी जो निजी या उनसे उनके जीवन से संबंधित बातें हैं उनको ध्यान में रखना है। और कई जो कवि हैं उन्होंने नाटक भी लिखा है, जैसे कालिदास का उदाहरण देते, उन्होंने महाकाव्य भी लिखा और नाटक भी। तो ये अंतर रहे कि महाकाव्य कौन कौन से हैं, उनके नाटक कौन कौन से हैं। इसी तरीके से अन्य जो महाकवि लगाए गए हैं साहित्य के अंतर्गत, उसको ध्यान में रखना है। खासतौर से भास की रचनाओं को आप ध्यान में रखिए। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कुछ नाटक लिखा हुआ है, ढेर सारी उनकी रचनाओं का नाम है, तो उसको ध्यान में रखिए। और जो गद्य वाला पोर्शन है उसको भी ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से आप तैयारी करके जाइए, ठीक है। व्याकरण के अंतर्गत मैं बताऊंगा, जो कि एक इसका की पॉइंट्स इसको कहा जा सकता है। व्याकरण पढ़ते समय जो शब्द रूप है और धातु रूप, इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़्यादा जरूरी है। और जो व्याकरण में आपको दिया हुआ है पाठ्यक्रम में शब्द रूप, जब हम शब्द रूप पर बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखते हैं कि उसमें अंतर कहाँ कहाँ दिखाई पड़ता है। रूप हम राम का याद कर लें या हरि का याद कर लें, गुरु का रूप याद कर लें, पिता, राजा, पति, इस तरीके से है। फिर स्त्रीलिंग में भी रूपों को आपको याद करना है। तो रूप याद करते समय ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ उसमें वेरिएशन हो रहा है, परिवर्तन कहाँ कहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो जब आप शब्द रूप याद करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से आपको 3 विभक्तियों में ध्यान देने की ज़रूरत है, तृतीया, चतुर्थी और सप्तमी। यहाँ पर चेंज होता है रूप। तो परीक्षाओं में इन्हीं से पूछ देगा कि राम का चतुर्थी क्या है या राम का तृतीया क्या है। इसी तरीके से हरि का चतुर्थी क्या है, तृतीया क्या है या सप्तमी क्या है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और जब रूप याद करेंगे तो पंचमी और षष्ठी ये लगभग समान होते हैं, एक ही टाइप के रूप होते हैं। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर परिवर्तन वाला पॉइंट्स है उसको भी ध्यान में रखिए, ताकि आप जब भी एग्जाम में जाएँ तो कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि पूरा आप रूप याद कर लिए, खूब एकदम खुश हैं, लेकिन जैसे एग्जाम में गए और पूछ दिया कि फला शब्द रूप का चतुर्थी क्या है, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होने लगा। इसलिए एक जब भी पढ़ने जाइए 1 महीना खासतौर से एक रफ ले लीजिए, जितना मन करे उसमें लिखिए।
लिख कर बाद में जब परीक्षा देकर आइएगा तो उसको फेंक दीजिएगा, लेकिन अभी 1 महीना इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए। जो मन में आए तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो उस चीज़ आपके दिमाग में फिक्स होगी। ठीक है, तो शब्द रूप याद करते समय आप विभक्तियों को, खासतौर से तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, इसमें बदलाव होता है, और पंचमी, षष्ठी इसमें समान रूप से रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को टीजीटी में अच्छा एग्जाम गया हुआ है और कुछ मेरे लेक्चर से उनको फ़ायदा भी हुआ है, तो ये अच्छी बात है और आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं व्याकरण पर बात कर रहा था संस्कृत के। इसके अलावा जब हम धातु रूप की तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ काल निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान काल को क्या कहा जाता है, तो लट लकार याद रखिए। कई बार लकार से संबंधित सवाल पूछ देता है और आपको अगर पता नहीं रहेगा कि वर्तमान किसे कहते हैं, भूत किसे कहते हैं संस्कृत में, या फिर विधिलिंग किससे कहते हैं, ठीक है, या भविष्य काल से क्या संस्कृत में इसको कहा जाता है, क्योंकि जो संस्कृत है अब तो केवल सिलेबस तक ही उसको सीमित कर दिया गया है। जैसे हिंदी आम बोलचाल की भाषा के रूप में, वैसे संस्कृत तो नहीं है, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई होने लगती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ है। तो लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और जो विधि लिंग का धातु रूप है उसको आप कंप्लीट रखिए। खासतौर से जब आप लट लकार पढ़ेंगे और लिट लकार पढ़ेंगे, इन दोनों का रूप एक ही तरह से चलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखिए। और आप देखेंगे लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग, इन सब का भी रूप एक ही टाइप का चलता है, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आप अपने दिमाग में इन पाँचों जो मुख्य रूप से लकार हैं, वैसे लकार तो 10 हैं, लेकिन इन पाँचों को आपके को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये व्याकरण पर इस तरीके से आपको फोकस करना है। साहित्य की जब मैं बात कर रहा था तो उसमें कुछ सूक्तियाँ होती हैं संस्कृत में, उन सूक्तियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी सूक्ति किस रचना से ली गई है। खासतौर से अभिज्ञान शाकुंतलम से बहुत सारी सूक्तियाँ पूछी जाती हैं, किरातार्जुनीयम से पूछी जाती हैं, उत्तर रामचरितम से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में आप रखिए। कई बार गद्य जो विधा है, कादम्बरी इत्यादि, उससे भी पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक, तो ये तो संस्कृत का है। मुझे लग रहा है कि इतना आप अगर ध्यान रखेंगे तो संस्कृत का बहुत अच्छा से कर लेंगे। और 1 महीना है तो इसको अपने 5 घंटे में से कम 1.5 घंटा इसको दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हिंदी पर बात करते हैं। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत देखा जाएगा तो इसको 3 भागों में, 3 या 4 भागों में बांट कर हम देख सकते हैं, जिसमें कि पहला है इतिहास। जब मैं इतिहास लिख रहा हूँ तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास इसको समझिए। ठीक है, इतिहास के अंतर्गत 2 चीज़ें की गई हैं। एक काव्य का इतिहास है, जिसमें आदिकाल से लेकर, सिलेबस में दिया है नई कविता। ठीक है, सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है आदिकाल से संबंध से लेकर नई कविता तक। तो इसको मैंने गिना कि कुल कितने कालखंड हो रहे हैं, तो इसमें कुल 13 कालखंडों को आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा गद्य में जो कई बार किताबों में पढ़ेंगे गद्येतर, कथेतर काव्य, या फिर हिंदी गद्य, या फिर अन्य गद्य विधाएं, इस तरीके से नाम आपको किताबों में मिल जाएंगे। तो उसमें आपको पढ़ना है कुल 10 के आसपास में टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना, ये बड़े खंड हैं, और बाकी जो छोटे छोटे खंड हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो जब भी आप 1 महीना का जो समय बचा हुआ है उसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो पीछे से पढ़ना शुरू करिए। कई बार आप हमेशा आदिकाल से पढ़ना शुरू करेंगे तो रीतिकाल तक जाते जाते आदमी लगता है कि थकने लगा है। इस बार नई एनर्जी के साथ पीछे से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, आज की इसी रणनीति पर मैं बात करने जा रहा हूँ। सामान्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण आ रहे हैं। व्याकरण, अब इस व्याकरण के अंतर्गत 2 इसके विभाजन किए गए हैं। काव्य भाषा को रख सकते हैं और भाषा विज्ञान को, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान। ठीक है, सामान्य हिंदी व्याकरण पर बहुत सारा लेक्चर मैंने तैयार किया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको समय निकालकर ठंडे दिमाग से आप जरूर एक बार देखिए और उसको नोट करते जाइए। उसमें से उम्मीद है कि बहुत सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। ठीक है, मैं बात करूँगा अभी व्याकरण पर तो बात करूँगा, इसके पहले मैं थोड़ा सा गद्य के बारे में कैसे पढ़ें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि गद्य को लेकर काफ़ी लोग उलझन में रहते हैं कि उसका अध्ययन कैसे किया जाए। जब आप जो 30 दिन बचा हुआ है उसकी तैयारी करने जाएं तो सबसे पहले जो चीज़ पढ़ें, पुरस्कार। हिंदी साहित्य में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उन पुरस्कारों को एकदम आप याद करके रखिए। उससे आपको 3 फायदा होगा। पहला तो पता चलेगा, बल्कि 4 फायदा होगा। पहला तो पता चलेगा कि पुरस्कार किसको मिला है, दूसरा रचनाकार कौन है, तीसरा रचना कौन सी है और वो किस विधा में है। इसको एकदम से आप
याद कर लीजिए। कोई चीज़ याद करिए या मत करिए, पुरस्कारों को ध्यान में रख के जाइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, या फिर जो मंगला पारितोषिक पुरस्कार दिया जाता है, वो जितने भी तरीके के पुरस्कार आपको दिखाई दें, उनके रचनाकार को, रचना को और विधा किस विधा में लिखी गई है, इसको भी ध्यान में रखें। ठीक है। दूसरा ये ध्यान में रखें कि टॉपिक में दिया है प्रमुख रचना एवं रचनाकार। तो जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, काव्य का पढ़ेंगे, गद्य का पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक उसमें रचना और रचनाकार आ जाएंगे। तो उस टॉपिक को लेकर आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुरस्कारों की मैंने चर्चा कर ली। अब दूसरा पॉइंट जो है गद्य पढ़ते समय कि जो रचनाकारों के उपनाम हैं उनको याद रखिए। कई बार जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है उसमें रचनाकारों के उपनाम पूछे जा रहे हैं, उन उपनामों को भी आप ध्यान में रखिए। उदाहरण के तौर पर जैसे विद्यापति का नाम, दो उनका नाम चलता है, मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव। तो इस तरीके से आदिकाल से लेकर नई कविता तक जितने भी लेखक हैं, रचनाकार हैं, अगर उनके उपनाम हैं तो उनको याद रखिए। ठीक है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि पत्र पत्रिकाओं को अपने दिमाग में आप रखिए कि कौन पत्र कब प्रकाशित हुआ, कहाँ से हुआ था, साप्ताहिक है कि मासिक है। अभी ध्यान देने वाली बात है कि जो DSSB TGT का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि उदंत मार्तंड किस दिन प्रकाशित होता था। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि उदंत मार्तंड किस दिन प्रकाशित हुआ था। मंगलवार को प्रकाशित हुआ था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं भी पत्र पत्रिकाओं पर बनाया था लेकिन इतना ध्यान नहीं दे पाया। हमारे एक स्टूडेंट्स, आप ही लोगों के बीच की, उन्होंने कहा कि सर दिन पूछ दिया था, मेरा तो गलत हो गया। तो अभी हार नहीं मानना है, एक प्रश्न गलत हुआ, अब अगली बार मंगलवार आएगा तो आप तुरंत लगा दीजिएगा वहाँ पे। ठीक है। तो पत्र पत्रिकाओं को ध्यान में रखिए। और अभी एक लेक्चर मैंने बनाया था प्रमुख संस्थाओं पर। ठीक, प्रमुख संस्थाओं के ऊपर कि उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके संस्थापक कौन थे, जगह का नाम, इसे जैसे आप देखेंगे सिलेबस में दिया है नई कविता तक, लेकिन ये है नहीं सही मायने में, इनडायरेक्टली आपको ढेर सारा पढ़ना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रमुख संस्थाओं के बारे में ध्यान रखिए। जब मैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात बता रहा था तो भारतेंदु के जो 4-5 पत्र हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षाओं में किसी न किसी तरीके से घूम फिर के आते हैं। ठीक, उसमें बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का और भारतेंदु का, ये पूछ देता है। कई बार सुमेलित करने के लिए पूछ देगा, कई बार वन लाइनर में पूछ देगा। पूछना है इसको। फिर सरस्वती पत्रिका के बारे में आप अच्छे से उसको क्लियर करके जाए कि कब प्रकाशन हुआ था, कौन कौन से संपादक थे और संपादक मंडल में कौन कौन सा था। और बाकी मैंने पत्र पत्रिकाओं पर विस्तार से बनाया हुआ था, एक लंबा चौड़ा लेक्चर डाला हूँ, उसको आप समय निकाल कर जरूर देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ समय निकाल कर देखने के लिए, आपके ऊपर दबाव नहीं है, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पर वीडियोज मिलेगी वो खुद के, अभी भी खुद मैं अपने को प्रतियोगी छात्र ही मानता हूँ और उसी अनुभूति के साथ आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं कि गद्य विधाओं का अध्ययन कैसे किया जाए। उसमें छोटी छोटी बहुत सारी गद्य विधाएं हैं, जैसे डायरी से 1-2 सवाल आ जाते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, 1-2 सवाल आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब आप डायरी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ रचनाओं का नाम में सीधे डायरी लगा हुआ है, तो आप जान जाएंगे कि ये डायरी विधा में है और इसके राइटर्स को तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। कुल मिला जुला कर अगर 10 विधाएँ हैं तो रोज़ आपको उस पर 10 से 15 मिनट देना होगा। और जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तुरंत, जैसा कि मैंने बोला कि काफ़ी कलम ले रहे हैं, जो आपको नहीं याद हो रहा उसको लिख लीजिए। ठीक। अच्छा, डायरी में कुछ ऐसी रचनाएं जिनके नाम में डायरी शब्द नहीं लगा हुआ है, तो उनको ज़्यादा आप ध्यान में रखिए। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, एक साहित्यिक की डायरी, एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुक्तिबोध की रचना है, लेकिन ये डायरी नहीं है। तो ये निबंधों का एक संकलन टाइप का है, आलोचनात्मक जो उनका चिंतन रहा है वो है एक साहित्यिक की डायरी। ठीक। तो इस तरीके से भी ध्यान रखिए। एक उपन्यास है देवराज की डायरी, देवराज का है, अजय की डायरी। ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखिए। कुछ इस तरीके के रचनाएं हैं जो कि हैं दूसरी विधा में लेकिन लिखा गया, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, वो उपन्यास है, आत्मकथा नहीं है। जैसे शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास है, वो जीवनी नहीं है। तो ऐसी रचनाओं को आप जरूर अपने दिमाग में मार्क कर लीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत शैतान होता है, मेन वक्त पे सोचने की कोशिश करता है, तो उसी हिसाब से उसको आप संचालित करिए। ठीक। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये डायरी के बारे में मैंने बताया, तो उसमें खासतौर से खंड और प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखिए। दूसरी विधा है इंटरव्यू। ये छोटी छोटी विधाएं, कभी सवाल पूछता है, कभी सवाल नहीं पूछता है। अगर आपका लक खराब रहेगा तो पता चला उसी से ज़्यादा सवाल पूछ दिया। तो क्यों ऐसा हो, 30 दिन आपके पास है तो रोज़ इनको 10-10 मिनट आप पढ़ते रहिए। पत्र साहित्य में प्रेमचंद से संबंधित कुछ हैं, जैसे चिट्ठी पत्री, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है। मुक्तिबोध के पत्र, इसको ध्यान में रखिए थोड़ा सा। अगला जो है रिपोर्ताज बहुत ही फेमस विधा है। कई बार तो सवाल पूछा जाता है कि जो रिपोर्ताज है वो किस शब्द से लिया गया है, बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है। अब रिपोर्ताज में फरिशोनाथ रेणु का नाम आता है
और सबसे पहला जो रिपोर्टाज है वो लक्ष्मीपुरा है शिवदान सिंह चौहान का, जो कि रूपाभ में छपा हुआ था। तो इस तरीके से सवाल लगातार पूछे जाते हैं, तो इसको आप अपने दिमाग में रखिए। और रिपोर्टाज में शिवदान सिंह चौहान का ध्यान में रखिए, रेणु का ध्यान में रखिए, ऋण जल धन जल उनका जो रिपोर्टाज है, इसके अलावा और ढेर सारे हैं। फिर विवेकी राय, इन्होंने कई रिपोर्टाज लिखे हैं, तो इनको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये यही प्रश्न होते हैं जो कि किसी को मेरिट से बाहर कर देते हैं, किसी को मेरिट से अंदर कर देते हैं, और ज़्यादा बहुत टफ एग्जाम नहीं है। गद्य काव्य एक ऐसा काव्य है जो कि चंपूनुमा काव्य है, गद्य काव्य, इससे भी एक दो सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। आप देख रहे हैं मैं छोटी छोटी रचनाओं जिनको कोई उपेक्षित समझा जाता है उन पे पहले मैं फोकस कर रहा हूँ, बाद में जब बड़े लोगों पर बात करूँगा, बड़ी विधाओं पर बात करूँगा, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। संस्मरण, संस्मरण जब आप पढ़िए तो महादेवी वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, इन दोनों का एकदम कंफर्म याद करिए कि इनकी कौन सी संस्मरण रचना है, कब प्रकाशित हुई, कितने खंडों में है, ये सब याद रखिए। रेखा चित्र, फिर वही बात, इसमें महादेवी वर्मा राम वृक्ष बेनीपुरी, ये दोनों लोग पैरेलल एकदम चलते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि इनकी रचनाएं रेखा चित्र हैं, संस्मरण है, ये पूछ देता है, तो इसको कंफर्म करिए। फिर यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य में आप जानते हैं कि राहुल साकृत्यायन सबसे नाम उनका आगे है, तो इनकी जितनी भी रचनाएं उनको याद रखिए। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, ये इस विधा में भी माहिर थे। और अज्ञेय, अज्ञेय की यात्रा वृत्ति से ढेर सारे सवाल आते हैं, कुछ उनके साउथ भारत के यात्रा वृत्त हैं, ठीक है, और अन्य, इसको ध्यान में रखिए। तो संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, इनमें महादेवी वर्मा राम वृक्ष बेनीपुरी की जो भी रचनाएं हैं, कौन संस्मरण है, कौन रेखा चित्र है, इसको अभी से आप क्लियर करके रखिए, ताकि आपको परीक्षा के दिन दिक्कत ना हो कि मैंने तो उनका संस्मरण पढ़ा था, रेखा चित्र हमको याद ही नहीं आ रहा है। इस तरीके से नहीं करना है। जीवनी, जीवनी मतलब जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर लिखता है, और वो व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं होता है, उससे बहुत परिचित होता है तभी लिखता है, नहीं तो फिर अप्रमाणिक हो जाएगी ये, ठीक। तो जीवनी एक दूसरे व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। तो खासतौर से आप प्रेमचंद की जो जीवनी है और निराला की, इनको ध्यान में रखिए। और ढेर सारे आप जब किताब पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ इतिहास की किताबें पढ़ेंगे या फिर हिंदी गद्य का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें ढेर सारी जीवनी दी गई है, लेकिन प्रेमचंद से संबंधित सवाल हमेशा आते रहते हैं। और निराला जो रामविलास शर्मा ने लिखा, उसको ध्यान में रखिए। और आत्मकथा, आत्मकथा एक ऐसी विधा है कि इन छोटी छोटी विधाओं में सबसे उभरती हुई विधा के रूप में, खासतौर से इसमें दलित आत्मकथाएं, स्त्री आत्मकथाएं और जो सामान्य पुरुष हैं उनकी आत्मकथाएं ढेर सारी भरी पड़ी हुई हैं, तो उनको आप क्रम वाइज याद रखिए, और कितने खंड में है उसको भी रखिए। कई बार सवाल पूछ देता है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कुल कितने खंडों में है, तो या फिर इन आत्मकथाओं से क्रम से संबंधित सवाल पूछ दिए जाते हैं कि क्रम के अनुसार बताइए, तो इसको आप एक रफ पे हमेशा लिखते जाइए। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट्स किया कि सर कैसे याद करें, तो याद करने के लिए अगर कोई दवा होती तो सारे लोगों को दे दिया जाता, जैसे वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन यही तो है, इसी का तो टेस्ट हो रहा है, नहीं तो परीक्षा क्यों होती। तो इन चीज़ों को याद करने का सही है कि आप कागज़ लीजिए और उस पर एकदम लिखते जाइए, दिमाग हाथ दोनों से काम करिए, ठीक है, यही काम परीक्षा में भी करना है। तो आत्मकथा, ये तो 3 तरीके की आत्मकथाएं हैं, दलित आत्मकथाएं, महिलाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, और सामान्य जो पुरुष हैं उनके द्वारा लिखी गई। सामान्य पुरुष का मतलब कि जो न स्त्री विमर्श में आते हैं ना, दलित विमर्श में, बस उनको लगा कि अपने जीवन की जो भी सच्चाइयाँ हैं उसके सबके सामने रखना चाहिए। आत्मकथा की सबसे खास विशेषता होती है ईमानदारी, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से आप अन्य गद्य विधाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो दूसरी सबसे मेन बात आ रही है, क्योंकि जब आप गद्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा रचनाओं का एक अंबार है, उनके प्रकाशन वर्ष का अंबार है, रचनाकार भी बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन प्रश्न तो भाई 125 ही बनेंगे। उन्हीं 125 में ऐरू गैरू लोगों से सवाल बहुत कम बनते हैं, जो फेमस लोग रहते हैं उन्हीं से सवाल बनता है, ठीक। तो अब बड़ी जो विधाएं हैं, खासतौर से उसमें नाटक पर मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि जो हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ है वो नाटक से माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो नाटक जब आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में जो नाटक हल्का फुल्का लिखे गए थे उनके बारे में नॉलेज रखिए, लेकिन भारतेंदु के जो नाटक हैं उनको एकदम से फोकस में रखिए। भारतेंदु 2 तरीके के नाटक लिखते थे, एक मौलिक नाटक और एक अनुदित नाटक। तो मौलिक नाटकों को अब याद रखिए कौन कौन मौलिक हैं और अनुदित कौन कौन से हैं। तो कहाँ से उन्होंने अनुवाद किया था, बांग्ला से कुछ का अनुवाद कर लिया था, कुछ का अंग्रेजी से अनुवाद कर लिया था, कुछ का संस्कृत से अनुवाद कर लिया था, तो इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी भारतेंदु के समय के 1-2 और रचनाकार हैं जो कि नाटक के क्षेत्र में अच्छा काम किए थे, तो उन पर देख लीजिए। द्विवेदी युग में उतना नाटक नहीं फेमस हुआ था, लेकिन छायावाद जब आया तो जयशंकर प्रसाद ने अकेले ही पूरा नाटक पर काम कर दिया। तो अब कहने का मतलब ये है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को आप अच्छे से ईयर वाइज, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से, उसकी जो कथा वस्तु है, उसके जो पात्र हैं, खासतौर से चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इन सब के पात्रों को आप अपने दिमाग में एकदम से बैठा कर रखिए, ठीक। और प्रसाद के समय में ही थोड़ा सा उनके बाद एक नाटककार आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र।
ध्यान रखिए, दो एक ही नाम के लोग हैं, लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन दोनों, ये दोनों तो एकदम से परेशान करके रख दिए हैं। नाटक में इनसे संबंधित सवाल हमेशा आता ही है, दोनों लोगों का नाम रहता है विकल्प में। तो ध्यान रखिए, जो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं वो जस्ट जयशंकर प्रसाद के बाद के हैं, और लक्ष्मी नारायण लाल जो वो आधुनिक यानी कि समकालीन नाटक जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों को ध्यान में रखिए, फिर इसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को आप ध्यान में रखिए, और हो सके तो लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र दोनों का एक जैसे नहीं, अंतर करके एक तरफ इनका नाम एक तरफ इनका नाम और रचनाओं को रख दीजिए। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए। दूसरा, मोहन राकेश के नाटकों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मोहन राकेश नाटक के इतिहास में दूसरे टर्निंग पॉइंट्स हैं जिनसे कि ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है। फिर भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, बहुत ढेर सारे इन्होंने नाटक लिखा हुआ है। बीच में अंधा युग का नाम आ जाता है, तो धर्मवीर भारती के भी नाटक को ध्यान में रखिए, खासतौर से अंधा युग में कुल कितने अंक हैं, और अंधा युग थोड़ा सा अंतर ये है कि अंकों के बीच बीच में भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो उनको ध्यान में रखिए कि पहले और दूसरे अंक के बीच में कौन सा टॉपिक्स है, चौथे और पांचवें के अंत में कौन सा टॉपिक्स है, तो इस तरीके से। ठीक है, पात्रों का नाम भी याद रखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने भी बहुत सारे नाटक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए। फिर सुरेंद्र वर्मा ने बहुत अच्छा नाटक लिखा हुआ है, उनसे लगातार सवाल पूछे जाते हैं। जब मैं पिछले टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस सेट में बता रहा था, तो सूर्य की आखिरी किरण से अंतिम किरण तक जो रचना थी, पहली किरण से आखिरी किरण तक, वो सुरेंद्र वर्मा का ही था। इसको ध्यान में रखना है। और नाटक के अंतर्गत ही एकांकी आती है, एकांकियों को भी ध्यान में रखना है, खासतौर से राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई जो एकांकियाँ हैं, या फिर भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा लिखी गई जो एकांकियाँ हैं, उनको ध्यान में रखिए। ठीक है, अब आते हैं उपन्यास। उपन्यास और कहानी, ये दोनों तो हिंदी जो गद्य विधा है उसकी एकदम रीढ़ कहा जा सकता है इसको, और दोनों विधाओं में इतने रचनाएं हुई हैं कि इसको एक महीना तो क्या, एक साल 2 साल भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हमको तो एक ही महीना पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग आज से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो उपन्यास और कहानी को ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए, आप इसको समय ज़्यादा इस पर दीजिए। जब उपन्यास आप पढ़ेंगे तो उपन्यास को 3 तरीके से याद किया जाता है कि प्रेमचंद के पहले का उपन्यास, प्रेमचंद के युग का उपन्यास और प्रेमचंद के बाद का उपन्यास। तो फोकस प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद के जितने भी 13 उपन्यास हैं, इन उपन्यासों पर आप अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि इससे सवाल आना ही आना है, किसी न किसी रूप में आ जाएगा, चाहे वो प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आ जाए, चाहे उपन्यासों की कथा वस्तु के, चाहे पात्रों के हिसाब से। प्रेमचंद को तो नहीं छोड़ सकता एग्जामिनर। उसके पहले के कुछ उपन्यास हैं, जैसे कि परीक्षा गुरु हो गया, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं, और भी जासूसी उपन्यास हैं, उनको भी ध्यान में रखिए। ठीक, प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास हैं उसमें थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट्स टाइप का है उपन्यासों में, उसके जो विषय वस्तु है उसमें बदलाव आया है। बदलाव कैसे आया है कि जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे, ये लोग मनोवैज्ञानिक तरीके का उपन्यास लिखना शुरू किए थे। इन लोगों का काम ये था कि उस समय तो महिलाएं उतना नहीं लिखती थी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमार चौहान को छोड़कर कोई नहीं लिख रहा था महिलाओं में। तो पुरुषों ने क्या काम किया कि महिलाओं के मन की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की, तो जिसमें कि त्यागपत्र लिखा है जैनेन्द्र ने। इसी तरीके से शेखर एक जीवनी अज्ञे ने लिखा, वो भी मन की गुत्थियों को। इसके अलावा इलाचंद जोशी ने ढेर सारे उपन्यास लिखे हैं। ठीक, और फिर जो अजय की डायरी में बोल रहा था देवराज का, वो तो मनोवैज्ञानिक तरीके का। फिर पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी, तो इसका प्रभाव भी उपन्यास में पड़ा। तो उस तरीके से शोषित शोषक वर्ग को ध्यान में रखकर उपन्यास लिखे जाने लगे। इसकी शुरुआत तो प्रेमचंद की उपन्यासों से हो जाती है। गोदान में आप देखेंगे कि जो एक प्रसंग है कि सिलिया और माता दीन का, तो एक तरीके से वो अंबेडकर का प्रभाव दिखाई पड़ता है उसमें, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद जो उपन्यास है आंचलिक उपन्यास शुरू हो गए, तो आंचलिक उपन्यास में रेणु को तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एकदम से। ठीक, कुछ उपन्यास हैं जिसमें कि देश विभाजन से संबंधित चीज़ों को रखा गया, जिसमें कि तमस है, झूठा सच है, तो इस तरीके की विषय वस्तु जिन उपन्यासों की है उसको आपको ध्यान में रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। अभी इस वीडियो के बाद भी आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। ठीक है, हम ये देखते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि कुछ निजी व्यक्तिगत जीवन पे भी उपन्यास लिखे गए, जिसमें कि स्त्री पुरुष संबंधों का जो टूटन था, खासतौर से महिला उपन्यासकारों ने इसको ज़्यादा ध्यान में रखा। ठीक, फिर 1990 के बाद से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट्स आता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और ज़्यादातर जो मैं पुरस्कार से संबंधित उपन्यासों की बात कर रहा था, या जो भी पुरस्कार जिनको दिए गए हैं उनको तो आप ध्यान में रखिए, वहीं से बहुत सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे। ठीक, तो उपन्यास हो गया। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने उपन्यास लिखा वो उन्हीं लोगों ने ट्राई किया कहानी लिखने का। तो अब आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कहानी फला फला उपन्यासकारों की कौन सी है और उपन्यास कौन सा है। जैसे नीलम देश की राजकन्या एक कहानी है, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि किसकी कहानी है। तो लग रहा है कि टॉपिक से बहुत बड़ा नाम है तो ये उपन्यास होगा, लेकिन क्या ये कहानी है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है कि
कहानी और उपन्यास को कैसे पढ़ें, इन दोनों पे ही ज़्यादा आपको जोर देना है। ठीक, तो जैसे जैसे उपन्यास लेखन में समय के अनुसार बदलाव आया, वैसे वैसे कहानी में भी आया है। और ख़ास तौर से उसने कहा था कहानी को ध्यान में रखिए। फिर कुछ आगे की कहानियाँ उनको ध्यान में रखिए। प्रेमचंद की 300 कहानियाँ हैं तो उनको तो ध्यान में रखिए ही। 300 को नहीं रखना है, लेकिन जो आपने पढ़ा होगा या फिर जो ज़्यादा चर्चित रहे, खास तौर से कफन कहानी हो गई, ठीक है, बड़े घर की बेटी हो गई, उदाहरण देने के लिए और ढेर सारी कहानियाँ, सदगति हो गया, ठीक, और पूस की रात हो गई। तो इस तरीके से बाकी फिर जैनेन्द्र की कहानियों को ध्यान में रखिए। आगे ने ढेर सारी कहानियाँ लिखी तो उन पर ध्यान रखिए। फिर रेणु ने कहानियाँ लिखा तीसरी कसम, उसको ध्यान में रखिए। फिर स्वाधीनता आंदोलन या फिर देश विभाजन को ध्यान में रखकर ढेर सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, जैसे मलबे का मालिक, इसको ध्यान में रखिए, इनके पात्रों को ध्यान में रखिए। ठीक, इस तरीके से कहानियों का अध्ययन कीजिए और ये भी ध्यान रखिए कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ये भी है। और कहानी जब लिखी जा रही थी उस समय ढेर सारी पत्रिकाएं भी निकल रही थी, जैसे नई कहानी या फिर कहानी नाम से पत्रिका छप रही थी, तो उसको ध्यान में रखिए। ठीक, और अब निबंध पर बात करते हैं। निबंध में 3-4 लोगों के निबंधों को आपको ध्यान में रखना है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किसी भी तरीके का निबंध आए, आपसे मिस नहीं होना चाहिए, चाहे वो चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, 3, 4। चिंतामणि का संपादन कुल 4 अंकों में हुआ है, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। ठीक, और भाव और मनोविकार से संबंधित इन्होंने निबंध लिखा है, इसको। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ चुनिंदा निबंधों को आप ध्यान में रखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो निबंध कछुआ धर्म, इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद आइए इधर जो ललित निबंध लिखे गए हैं बीच में, हाँ, ललित निबंध जो लिखे गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, इन तीनों के निबंधों को आप बखूबी अपने दिमाग में रखिए कि कौन किसका है, क्योंकि बहुत सारा इनके निबंधों से कन्फ्यूजन होने लगता है। खासतौर से विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, इन दोनों में घालमेल होने लगता है, तो इसको ध्यान में आप रखिए। और आलोचना पे बात करें तो आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा की जो आलोचनात्मक किताबें हैं, कब प्रकाशित हुई हैं, क्या हुई हैं, उनको, नगेंद्र की, नंद दुलारे वाजपेयी की, इनको आप अपने दिमाग में रखिए, प्रकाशन वर्ष। क्योंकि कई बार आप देखेंगे नगेंद्र और नरेंद्र दुलारे वाजपेयी, ये लगता था कि एक दूसरे की नकल करते थे। कोई कभी लिख दे रहा है रीति के सिद्धांत, कोई लिख दे रहा है रीतिकाल की भूमिका, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग लगता था कि आपस में बातचीत करके ही लिख रहे हैं, तो इनको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ये लोग, इनको ध्यान में रखिए। रामविलास शर्मा की रचनाओं को ध्यान में रखिए, खासतौर से उन्होंने तुलसीदास, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, प्रेमचंद, बड़े बड़े 4-5 रचनाकारों को उन्होंने ढेर सारा लिखा। और 2 और आलोचक रहे हैं, अज्ञे और मुक्तिबोध। ये मुख्य रूप से सप्तक के कवि तो रहे ही हैं, लेकिन इन्होंने अच्छी अच्छी आलोचनात्मक किताबें भी लिखी हैं और आलोचना के सिद्धांत दिए हैं, तो इनको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये 4-5 बड़ी जो विधाएँ थी उनके बारे में मैंने चर्चा कर लिया। अब मैं बात करूँगा नई कविता पर। तो नई कविता प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, छायावाद, ठीक। तो सही मायने में जितनी भी कविताएं होती हैं एक तरीके से नई होती हैं, लेकिन पहली बार सन 1954 ईस्वी के आसपास में आज़ादी के बाद एक आंदोलन सा शुरू होने लगा कि जो भी रचनाएं लिखी जा रही हैं वो नई हैं, तो उनको नई कविता, नई कहानी, इस तरीके से नाम दिया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए जितने भी रचनाकार हैं, हर रचना उनके लिए एक नई तरीके की होती है, ठीक। तो किस मामले में नई थी? विषय वस्तु के मामले में नई थी। एक बार जेएनयू में ऐसे किसी का पीएचडी का वाइवा हो रहा था, तो एक एक्सपर्ट्स ने कहा कि जब नई कहानी, नई कविता चल रही है तो क्या पुरानी कविता, पुरानी कहानी भी थी? तो इस पर सर्च करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये नई कविता का अध्ययन करने के लिए आपको उस समय की जो पत्र पत्रिकाएं कुछ निकल रही थी, खासतौर से आगे ज़्यादा संपादन कर रहे थे, तो उनको ध्यान में रखिए। जगदीश गुप्त कुछ संपादन कर रहे थे, उसको ध्यान में रखिएगा। कवियों को ध्यान में रखिए। खासतौर से जो मैंने सप्तकों की चर्चा की थी अपने वीडियो लेक्चर में, उसको ध्यान में रखिए कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक में कौन कवि कवयित्री शामिल हैं, ये बिल्कुल नहीं आपको मिस होना चाहिए। और इससे संबंधित परीक्षा में सवाल आना ही आना है। तो इसमें मैंने 3 महिलाओं के बारे में चर्चा किया था, शकुंत माथुर, ठीक है, सुमन राजे, और एक और थी, उनका ध्यान में रखिए, ठीक है। तो और फिर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जैसा कि मैंने फार्मूला भी दिया था, उन फार्मूला के आधार पे, ताकि आपको बिल्कुल मिस ना हो, बल्कि एक दिन पहले जरूर उस फार्मूला के आधार पे आप रिवाइज करके जाइएगा। कुछ ऐसे कवि रहे हैं, खासतौर से मुक्तिबोध का मैं नाम लेना चाहूँगा, जो कि प्रगतिवादी भी थे, प्रयोगवादी भी थे और नई कविता के भी थे। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि मुक्तिबोध किस धारा के कवि हैं, तो ये तीनों में आते थे। तो ऐसे भी सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं। तो छायावाद से लेकर नई कविता तक के कवियों के बारे में आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कौन छायावादी कवि है, कौन प्रगतिवादी कवि है, कौन प्रयोगवादी कवि है। इससे आपको मिस नहीं होना चाहिए। उनकी जो खास रचनाएं हैं, जो फेमस रचनाएं हैं, जैसे कि कामायनी हो गया, राम की शक्ति पूजा हो गया, और सुमित्रानंद पंत की कुछ रचनाएं हैं, उनको आप ध्यान में रखिए उनका प्रकाशन वर्ष के साथ। यहाँ पर कोई मिस नहीं होना चाहिए। बीच बीच में 1-2 और उसमें आंदोलन आए थे, जिसमें कि हालावाद का नाम आता है और प्रपद्यवाद।
तो इनका क्रम कई बार पूछता है, तो उन क्रम के आधार पर आप लिख लीजिए। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को आप ध्यान में रखें, और जो भी श्रीधर पाठक जिन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद किया था उनको कि खड़ी बोली में कौन सी है और ब्रज भाषा में कौन सी है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाओं को ध्यान में रखिए। कहने का मतलब ये है कि जो जो मेन मेन रचनाकार हैं उनको ध्यान में रखिए। ये नहीं, कई बार परीक्षा में क्या होता है ना कि आपस में जो दोस्त हैं गप लड़ाने के लिए पूछ देंगे तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, तो बोलेगा भाई अच्छी चल रही है, तो बोलेगा कि बताओ पद्मावत के रचनाकार कौन है। तो इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये तो मजाक के लिए है, कौन नहीं जानता कि पद्मावत किसने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं, और किसी को लगता है कि मैं इतना छोटी छोटी रचना को याद कर लूँ कि कोई नहीं याद कर पाए, तो ऐसा एग्जाम में नहीं होता है, क्योंकि 125 सवाल ही पूछे जाने हैं, तो अगर उल्टा पुल्टा सवाल पूछेगा तो इस पर भी प्रश्न उठने लगेंगे। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में मैं देखा हूँ जो आधुनिक काल में खास तौर से, कि कोई अपनी कविता भी प्रस्तुत कर देता है, मतलब कोई बोलेगा कि हम तुम आमने सामने, इसके रचनाकार कौन है, या फिर कुछ अजीब टाइप का अपने से ही बना के पूछ देगा, तो बच्चे परेशान होने लगते हैं कि इस रचना को तो मैंने पढ़ा ही नहीं, किसने लिख दिया। तो इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और भारतेंदु काल के जो भी प्रमुख कवि रहे हैं, खासतौर से भारतेंदु कौन ब्रज भाषा में कविताएं लिखे, कौन खड़ी बोली में लिखे, इनको भी आप ध्यान में रखिए। अब मैं चलता हूँ रीतिकाल पे। रीतिकाल में आपको मुख्य रूप से रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध कवियों के बारे में एकदम कंफर्म करके रखना है कि कौन किस में है। तो जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि रीतिबद्ध में, जो कि उस समय की परंपरा के अनुसार काव्य लक्षणों को आधार मानते हुए रचना कर रहे थे, जिसमें कि केशवदास से लेकर चिंतामणि और उनके जितने भी भाई थे वो सारे लिखते थे। और रीति सिद्ध में एक ही मात्र कवि का नाम आता है जो कि बिहारी का है। एक बार मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने गया था, उसमें सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से बिहारी किस काल के कवि हैं, तो विकल्प दिया था। विकल्प देखिए कैसे दिया था, लगता था कि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ये बनाया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो मेरे बगल में एक परीक्षार्थी बैठा था जो कि रीतिकाल लगा के बैठा था। मैं बस उसको टेस्ट करने के लिए मैंने कहा कि बिहारी रीतिकाल के कवि थे, तो उसको लगा कि कहीं वो गलत तो नहीं आंसर दे दिया है। बोला कि हाँ, तब किस काल के थे। मैंने बोला कि मैं पूछा था, कितना इजी सवाल पूछा है, कम से कम रीति सिद्ध पूछता तो काम बनता। ठीक है, तो खाली आप कई बार ध्यान रखिए कि रंगने में दिक्कत गलत न करें, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हो सकता है। तो रीति मुक्त घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इन लोगों का ध्यान में रखिए। खासतौर से इनकी जो प्रेमिकाएँ रही इनको ध्यान में रखिए। और कुछ खास रचनाएं जैसे इश्क लता, इश्कनामा, और कुछ पंक्तियाँ भी हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है रीतिकाल में। और सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है रीतिकाल पढ़ते समय कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सभी कवियों के बारे में लगभग एक सा उन्होंने कोटेशन दिया हुआ है। बहुत हल्का सा हेर फेर है, थोड़ा सा आप अपने लाइन से भटकेंगे तो दूसरे कवि का हो जाएगा, और सीधा चले जाएंगे तो सही आंसर करके आएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक, अब हम चलते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल में जितनी भी शाखाएं हैं उनके बारे में कि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सूफी कवियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सगुण कौन है, निर्गुण कौन है, ये सब याद रखिए। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ये सब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ खास पंक्तियाँ हैं उनको आप ध्यान में रखिए, जैसे कि केशव कहीं न जाइए का कहिए। तो अब इसमें केशव लगा हुआ है, तो ये आप मत ध्यान रखिए कि केशवदास ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। इसी तरीके से और भी कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जो कि दादू की रचना है, लेकिन लगता है कि कबीर की रचना है, क्योंकि दादू जो कवि थे उन्होंने कबीर के नाम से भी बहुत सारा दोहा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ध्यान में रखिए। और अष्टछाप के कवियों को ध्यान में रखिए कि कौन बल्लभाचार्य का गुरु है, कौन विठलानाथचार्य का गुरु है, और अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उस समय कुछ महिला रचनाकार थी, उनको ध्यान में रखिए। ठीक, और बाकी रचनाओं को ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से भक्ति काल आप ख़त्म कर सकते हैं। और उद्भव को खासतौर से तुलसीदास को लेकर कई लोगों के लंबे चौड़े कमेंट्स आए हैं, तो उन कमेंट्स को कि ये मुगल काल के सबसे बड़े नायक थे, ये समन्वयवादी थे, ये लोक नायक थे, इस तरीके से कुछ सवाल आते हैं, उनको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आदिकाल पे। आदिकाल को आपको दो तरीके से पढ़ने की जरूरत है। एक, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था उसको ध्यान में रखकर आदिकाल पढ़ाया ही जाता है, इसलिए कि भाषा के विकास को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, उसमें खासतौर से जो रचनाकार हैं, रासो काव्य ग्रंथ से संबंधित जितने भी हैं उनको आप एकदम से याद कर लीजिए, और कौन कौन से किसके रचनाकार हैं, क्या हैं। और एक सवाल और पूछा जाता है कि कौन प्रथम बार, क्योंकि आदिकाल है तो इसमें जाहिर सी बात है कि नई बातों की शुरुआत होगी। तो किसी में पहली बार दोहा का प्रयोग होता है, तो किसी में पहली बार सोरठा का प्रयोग होता है, तो कोई पहली बार 12 मासा का प्रयोग किया है, तो कोई पहली बार नायक नायिका का भेद किया है। तो ये पहली बार या प्रथम बार जो भी चीज़ है, और इस काल में कवियों को लेकर डिबेट है कि कौन कवि प्रथम है, कौन प्रथम है, ऐसे करके कौन सिद्ध प्रथम है तो कौन आदिकाल का प्रथम कवि है, इसको लेकर काफ़ी डिबेट है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप क्लियर करके रखिए ताकि परीक्षा के समय आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, और इसमें अमीर खुसरो, विद्यापति और जितने भी रासो ग्रंथ हैं इनको एकदम से क्लियर करके रखिए। और जो सिद्धों की संख्या है 84, उसमें 2-4 सिद्धों, 5 सिद्ध ही इंपॉर्टेंट हैं, सबरपा, लुइपा, ये लोग का जो भी ग्रंथ है इसको ध्यान में रखिए। बाकी और जो
79 बच रहे हैं वो सब ऐसे ही संख्या बढ़ाने के लिए हैं, ठीक है। और जो नवनाथ हैं उन नवनाथों को ध्यान में रखना है और कौन किसका गुरु है इस तरीके से भी ध्यान में रख कर पढ़ना है आदिकाल को। और जब आप पूरा पढ़ लें तो एक बार आप रिवीजन कर लें इनकी प्रवृत्तियों को। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं इसको एक जगह नोट कर लीजिए। भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए। रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल में जो भी अलग अलग वाद चले हैं उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रख लीजिए। कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे खासतौर से पूछा जाता है कि इतिवृत्तात्मक किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, तो आंख बंद करके बता दीजिए कि ये द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। या फिर पलायनवाद का आरोप किस काल पे लगाया जाता है, तो छायावाद पे कई बार इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से प्रवृत्तियों को आप अपने ध्यान में रखिए तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। जो भी टर्निंग पॉइंट्स हैं उनको आप कॉपी पर अलग रफ पे नोट करते जाइए, भले ही बाद में उसको आपको फेंकना पड़े। जब आप सफल हो जाएंगे तो नहीं फेंकेंगे, उसको रखेंगे। मैंने भी बहुत ढेर सारा रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़िए। थोड़ा सा सामान्य हिंदी पर मैं आ जाता हूँ। सामान्य हिंदी में विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि, समास को ध्यान में रखिए, ठीक है। और बाकी काव्य शास्त्र पर थोड़ा सा मैं बात कर लेना चाहता हूँ। काव्य शास्त्र में आपको जो 6 संप्रदाय हैं इनके प्रवर्तकों के बारे में पूरा एकदम क्लियर करना है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अलंकार के कौन है, वक्रोक्ति के कौन है, रीति के कौन है, औचित्य के कौन है, ठीक है, ध्वनि के कौन है, तो ये पूरा याद रखिए। फिर उसमें सबकी रचनाओं को याद रखिए। फिर एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है कि रस की कुल संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार कितनी है उसको याद रखिए। अलंकारों के कुल कितने भेद किए गए हैं उनको याद रखिए। काव्य गुण कितने हैं, काव्य दोष कितने हैं, ठीक है। वक्रोक्ति में कुंतक ने कुछ भेद किए हैं तो उसको याद कर लीजिए, 5-6 भेद किए हैं, ठीक। तो इन भेदों को भी आप क्लियर करके जाइए। और इनका जो समय है, ईसा पूर्व है, इस भी जो भी है इसको याद करके रखिए, इसको क्लियर कर रखिए क्योंकि इसी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अब भाषा विज्ञान में देख लेते हैं। भाषा विज्ञान में पहला आपको पॉइंट से याद रखना है आर्य भाषा प्रयोग जो है, आर्य भाषा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन तो हिंदी के अंतर्गत उतना नहीं आती है, विकास के रूप में हम देखते हैं, लेकिन मध्यकालीन पाली प्राकृत अपभ्रंश को याद रखना है। आधुनिक काल में फिर अपभ्रंश के बाद जितना भी विकास हुआ है इस चीज़ को याद रखना है। फिर बोलियाँ, उपभाषाएँ और बोलियों का जो क्षेत्र है उनको याद रखना है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आता है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन आता है, इसको एकदम से आपको क्लियर करके रखना है। इससे सवाल आना ही आना है, इससे बाहर सवाल नहीं आ सकता है। इसके अलावा जो भी और उपभाषाएँ हैं उनसे संबंधित और कुछ अगर खास विशेषता हो तो उसको भी नोट करके आप तैयारी कर सकते हैं। फिर ध्वनियों के बारे में आपको पढ़ना है, स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ, स्वर कुल कितने होती हैं, यही सवाल आ जाएगा। तो जिसको आएगा उसको तो एकदम हलवा टाइप का लगेगा, लेकिन जिसको नहीं आएगा उसको लगेगा पहाड़ सा। स्वर की संख्या 11 होती है। अब यही नहीं आएगा, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे ऑप्शन दे देगा। अब बस आप भगवान का नाम लेंगे कि इसको रंगेंगे तो सही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। तो याद करना है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनको कि याद करके रखना है। फिर व्यंजन में आता है कि अंतस्थ उच्चारण के आधार पर कि अंतस्थ कौन सा है, ऊष्म कौन सा है, तो इसको आप क्लियर करके रखिए, ठीक। और स्वरों की बात करें तो मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है, अग्र स्वर कौन सा है, ये जब डीप में आंसर क्वेश्चन बनाएगा तब इसके लिए है। फिर भी आप अपने सतही तौर पर उसको याद रखिए। तो ये तो हो गया। फिर इसके बाद आता है लिपि, देवनागरी लिपि के बारे में आप थोड़ा सा तैयार कर जाइए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, ठीक है। और कहाँ कहाँ देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, जैसे कि मराठी में प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग होता है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। और कुछ उसकी जो विशेषताएँ हैं, गुण, उसके बारे में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर आप एकदम से क्लियर रहिए। और जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है 343 से 351 के बीच में, उसको एकदम से याद रखिए। 343 में क्या है, 344 में क्या है, इन दोनों को तो इंपॉर्टेंट रूप से याद करिए। 343 में 3 बातों का उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा होगी, इसकी लिपि देवनागरी होगी, इसके अंतर्राष्ट्रीय अंक होंगे। 44 में कहा गया कि भाई राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक आयोग का गठित होगा जो 5 साल में राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करेगा। तो ये हुआ, लिखने के लिए सब लिख दिया गया है, बस आपको परीक्षा के लिए तैयार करना है और बाकी सवाल आप नहीं कर सकते। 345, 46, 47, 48 में कुछ मतलब अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कुछ मातृभाषा और उनके भाषा में पढ़ने के लिए, तो इसको ध्यान में रखिए। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए बात की गई है, तो इसको इस तरीके से अनुच्छेदों को याद रखिए। उदाहरण के तौर पर यही मैं बताना चाह रहा था। कुछ अधिनियम बनाए गए राजभाषा अधिनियम को लेकर, तो कब कब बनाए गए हैं उसको। और एक वैज्ञानिक तकनीकी मंत्रालय संस्थान टाइप का बनाया गया है जहाँ पर 1962 ईस्वी में, तो उसको भी ध्यान में रखिए, ठीक। तो इस तरीके से आप भाषा विज्ञान पढ़िए और आपका अच्छा पेपर जाएगा। तो उम्मीद है कि जो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है संस्कृत साहित्य, क्योंकि वो सबका मजबूत भी होता है, सबका कमज़ोर भी होता है।
तो इसको ध्यान में रखिए, आप पैरेलल इसको तैयारी करते रहिए। अपने 5 घंटे में 1.5 घंटा इसको दीजिए। फिर जो अन्य गद्य विधाएँ हैं उनको आप लगातार 10-15 मिनट, जैसे भी आपकी स्मृति करने की क्षमता हो उसको ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद हिंदी साहित्य का जो गद्य का जो बड़ी बड़ी रचनाएँ विधाएँ हैं, खासतौर से उपन्यास, कहानी, आलोचना, इन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर आप काव्य में आ जाइए, नई कविता से लेकर तार सप्तकों पर ध्यान में रखिए। प्रगतिवाद को कौन कौन से कवि, इसको ध्यान में रखिए। छायावाद को ध्यान में रखिए, ठीक। इस तरीके से भारतेंदु युग तक पढ़िए। फिर रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल, इन सब आप कई बार पढ़ चुके होंगे। में 50% आप आधुनिक काल पर दीजिए, ठीक। 50% आधुनिक काल, 25% आदिकाल से लेके रीतिकाल, और 25% आप जो भी संस्कृत साहित्य है या फिर सामान्य हिंदी का पोर्शन है उस पर दीजिए। और लगभग मैं आपके टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम लायक बहुत सारा मैंने तथ्य अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, और बस आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हुए समय निकाल कर उनको देखते रहिए। निश्चित रूप से आपका चयन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हो जाएगा, मैं इसकी कामना करता हूँ। क्योंकि आप लोग कितने लोग गए हैं आयोग? मैं तो 2-3 बार वहाँ पर गया हूँ। उसका कलर हरे रंग का है, कई बार तो खिड़कियाँ इत्यादि उसकी फूटी टूटी पड़ी हुई थी, हो सकता है अब उसका रेनोवेशन हो गया हो। गली में है, डायरेक्ट आप नहीं जा सकते, खोजना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे आप तैयारी के लिए कि कैसे कॉन्फिडेंस लाएं, आप सबके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपकी पूरी तैयारी है, बस आपको टर्निंग पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और निश्चित तौर पर आप परीक्षा में सफल होंगे। और मैं भी तब तक आप लोगों के साथ बना रहूँगा। हेल्थ को लेकिन आप लोग ज़रूर ध्यान में दीजिएगा, तनाव नहीं लेना है परीक्षा का, हंसते गाते आपको परीक्षा की तैयारी करना है। हाँ, लेकिन जो 3 घंटा आपका एग्ज़ाम होगा, जितना भी समय है उसमें कंसंट्रेट होकर आपको एग्ज़ाम देना है। न किसी को हेल्प करने की ज़रूरत है, न किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जब 2011 का मैं एग्ज़ाम देने गया था तो मेरा जो हॉल था काफ़ी लंबा हॉल था, उसमें 100-150 लोग बैठे हुए थे। और जब पेपर ख़त्म होने की बारी आई थी तो एक खास तौर से उसमें अलग अलग मतलब उम्र के लोग बैठे रहते हैं। कोई एकदम यंग है, कोई कई बार से परीक्षा देकर तैयारी कर रहा है, कोई एकदम अपने आखिरी दौर में है। खासतौर से महिलाओं की स्थिति काफ़ी उसमें प्रेशर वाइज होती है, उनको घर का भी ध्यान रखना पड़ता है और परीक्षा भी पास करना पड़ता है। तो मैंने देखा, एक सवाल पूछा गया था कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, ये सवाल आया था। आप देखेंगे 2011 का पेपर। तो एक लेडीज़ थी जो अपने बगल के स्टूडेंट से आखिरी में जब उसका वो मार्कशीट छीनने वाले थे, उसके जो इन्विजिलेटर थे, उसने खूब जोर से उसने कहा कि प्लीज़ बता दो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है। तो इससे तो पता चल जाता कि वो कितनी तैयारी करके आई थी बेचारी, लेकिन वो 125 सवाल रंगी होगी, ठीक है। तो सामने वाला बताने के बजाय ऐसे बोला कि नहीं बताऊंगा मैं। तो इस तरीके से उसकी आवाज़ में काफ़ी करुणा भरी हुई थी, उसको लग रहा था कि काश एक सवाल मेरा सही हो जाता। तो ऐसी भी स्थिति आपको दिखाई पड़ती है। तो अभी आपके पास वक्त है, मेरी जितने भी एडवाइस रही, गाइडेंस मैंने करने की कोशिश की। अगर कोई पोर्शन छूट गया हो तो उस पर हम अगले वीडियोज में लगातार बातचीत करते रहेंगे। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आपने समय निकाल कर हमें देखा। और तो कमेंट्स कर जरूर बताइए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए नमस्कार।